हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूँ कि सब मजे से होंगे, मजे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मजेदार नोट्स बन रहे होंगे। अच्छे से आप लोग लिख रहे होंगे, बहुत साफ साफ सुंदर सुंदर बढ़िया से, है ना। नोट्स बनने जरूरी है क्योंकि एक आदत बनती है ना। एक अगर आप बहुत अच्छे से लिखोगे तो एक आदत बनेगी और वो आदत आपकी फिर बोर्ड परीक्षा में काम आएगी जब आप वहां पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के अंदर बेटे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, मतलब वही कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी 2.1 के इंट्रोडक्शन की। पहले 2 लेक्चर में भी इंट्रोडक्शन हुआ है और इस लेक्चर में भी हम इंट्रोडक्शन करेंगे। एक पॉइंट बचा है, उसको मैं कराता हूं आपको, ठीक है। नहीं, काम ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी लंबा हो रहा है। इस एक्सरसाइज का काम ज्यादा है, क्वेश्चंस भी आपको ज्यादा मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के देखूं कि क्या कक्षा 12 में कोई और एक्सरसाइज ऐसी है जिसके अंदर इतने क्वेश्चन है, तो नहीं, मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आती। तो बड़ी एक्सरसाइज है, बड़े क्वेश्चंस हैं, तो बड़ा इंट्रोडक्शन है और बड़े ही नंबरों का है ना। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था कितने नंबर का है। तो चलिए बचा कुचा आज निपटाते हैं इंट्रोडक्शन इसका। और इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन के हमने बेसिकली देख लिया था कि कॉन्टिन्यूटी यानी कि सातत्य और सतत कहो या कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, है ना। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स और हम x इज इक्वल टू ए कोई पॉइंट है पर देखें, अगर x इज इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना, जो कि हम पढ़ते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, और जिसका फॉर्मूला था कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, इसको फाइंड आउट करते थे। फिर हम लोग राइट हैंड लिमिट के बारे में बात करते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसको निकालने का तरीका था कि लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए, अरे सॉरी ऊपर वाले में माइनस आता है, नीचे वाले में प्लस आता है। लेफ्ट हैंड में माइनस होता है, राइट हैंड साइड में प्लस आता है। ये 2 लिमिट निकालते थे हम लोग और उसके बाद हम निकालते थे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू ए, यानी कि आप एफ ए निकालते थे। और अगर ये तीनों चीजें लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ जाती थी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है, फलन का मान, तीनों चीजें अगर आपको इक्वल दिखाई देती थी, है ना, तो हम लोग कहते थे कि फंक्शन जो हमारे पास में एफ एक्स है वो x इज इक्वल टू ए पर सतत है, संतत है, या फिर इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस है ना। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा की चीज थी, हमने इस बारे में बहुत डिटेल से बात करी है। साथ ही साथ कुछ नोट लिखते चले हैं हम लोग। अब तक लगभग मैंने 4 नोट आपको दे दिए हैं, 4 क्या 5 नोट आपको लिखवा दिए हैं मैंने, ठीक है ना, जिनके अंदर बहुत सारी बातें हुई हैं, ठीक है। पांचों नोटों को आप बहुत अच्छे से रखें क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस में बहुत काम में आएंगे। तो चलिए, जो पढ़ा दिया है उसको रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है ना, उसमें फालतू का समय देने से कोई मतलब नहीं है। तो हम तो अब बात करते हैं आज पढ़ना क्या है। आज हमें पढ़ना है, ठीक है ना, कि संतत फलन जो होते हैं, अगर हमारे पास में 2 फंक्शन हो, मान के चलो एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन हमारे पास में जी एक्स है, सतत फलनों का बीजगणित पढ़ना है। बीजगणित का मतलब अगर इनको जोड़ दें तो क्या होगा, क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, इनको घटा दें तो क्या रिजल्ट जो मिलेगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, इनको भाग करें तो क्या होगा, इनको गुणा करें तो क्या होगा, और अगर इनका समायोजन करें, गोफ फोग वाला सिस्टम भी डिस्कस करेंगे तो क्या होगा, है ना। तो देखो, सुनो, अब सुनो ध्यान से सुनना है बहुत अच्छे से। इतना ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत आसान चीज है, ठीक है ना, बहुत आसान चीज है। ये चीज आपको पता है तो मैं चाहता हूं उसको मैं हटा दूं। आप लोग कॉपी में सब नोट रहा होगा, है ना, सब नोट रहा होगा मतलब, ठीक है ना। चलिए अब देखो ध्यान से, मैं आपके सामने बात करता हूं इस टॉपिक की। जब शुरुआत करता हूं तो ढंग से लिख के शुरुआत करेंगे कि मान लेते हैं, ठीक है ना, कि देखो माना एफ तथा जी ये 2 फलन है। और 2 फलन कैसे हैं, 2 ऐसे फलन हैं, 2 ऐसे वास्तविक फलन है, वास्तविक मान फलन है, वास्तविक मान रियल वैल्यूड फंक्शन है। 11th में पढ़ा था रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से होते हैं। वास्तविक फलन कह लो, अभी केवल क्या कह लो, वास्तविक फलन है, ऐसे वास्तविक फलन है जो बिंदु, कोई एक बिंदु हमारे पास में है, बिंदु
सी ले लिया, सी पर, बिंदु सी पर संतत है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, नंबर एक, एफ अगर जी में जोड़ दिया जाए, एफ और जी में जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो जो फलन बनेगा, एफ प्लस जी भी तो एक फलन बनेगा ना। अगर आपके पास में एफ एक्स इज इक्वल टू मान के चलो एक्स है, एंड जी एक्स एक फंक्शन है जो कि हमारे पास में साइन एक्स है, अगर मैं एफ एक्स को जी एक्स में जोड़ता हूं तो एक्स प्लस के साइन एक्स मिलता है। तो मेरे भाई ये भी तो एक फंक्शन है। तो अलजेब्रा ये कहता है अगर ये किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है सी पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी ये कॉन्टिन्यूअस है, एट एक्स इज इक्वल टू सी ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो जो जोड़ने पर रिजल्ट निकल रहा है, ध्यान रखना है, ये भी एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये कहता है अलजेब्रा कि दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को जोड़ने से जो रिजल्ट मिलता है वो भी कॉन्टिन्यूअस ही होता है। ये बात कही है। तो हम कहेंगे एफ प्लस जी, है ना, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, संतत होगा, या फिर इंग्लिश में लिख लो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, न्यूअस होता है, होगा नहीं होता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, देखो फटाफट बात करते हैं। देखो इसका यूज क्या है, यूज क्या है, आप लोग इसको यूज कहां करोगे, एक्सरसाइज के अंदर तमाम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे। देखो मान के चलो आपको कहा गया कि एक फंक्शन है, एक फंक्शन कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमें दे दिया कि मोड ऑफ एक्स प्लस साइन एक्स, है ना, कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 5 पर, हमें कहा गया एक्स इज इक्वल टू 5 पर, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी यानी कि सत्यता चेक करनी है, जांच करनी है, चेक करो। तो मेरे भाई पहली बात तो बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा इसको चेक करना, कर तो सकते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, ठीक है ना, और इजीली, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना बड़ा काम नहीं करना हम लोगों को। हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, हमने एक नोट लिखा था, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। मोड ऑफ एक्स जो है एक्स इज इक्वल टू 5 पर कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि संतत है, बिल्कुल ठीक है। साइन एक्स की बात करें, साइन एक्स भी एक्स इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों होगा अभी मैं लेटर ऑन, अभी इस लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन अभी मान के चलो कि कॉन्टिन्यूअस है। वैसे कॉन्टिन्यूअस होता ही है, ये आपको पता है। इसका ग्राफ क्या होता है, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होता, रियल नंबर पे ये कॉन्टिन्यूअस ही आता है साइन एक्स। एक्स इज इक्वल टू 5 पर भी ये भी सतत है, संतत है। तो अगर इनको जोड़ना है, जोड़ने का मतलब मोड ऑफ एक्स को मैं साइन एक्स में जोड़ दूं, जो कि ये प्रॉपर्टी कहती है, तो ये भी तो एक्स इज इक्वल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ में आया? इस इतने बड़े क्वेश्चन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोगों को कहीं भी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का जिक्र न करना पड़ा। मेरी बात समझ रहे हो? और हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इजीली इसको कह दिया कि हाँ ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अभी बात करेंगे, और भी बात करेंगे। अगर हमारे पास में द सेकेंड पॉइंट एफ और जी तो कॉन्टिन्यूअस है ही है। अगर मैं एफ और जी यानी कि एफ और जी की गुणा कर दूं, या पहले घटा दूं, चलो माइनस कर दूं, घटा दूं, ठीक है ना, तो रिजल्ट जो आएगा वो भी एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा बेटा? कॉन्टिन्यूअस होगा, होता है। मेरे भाई समझ में आ रही है? थर्ड पॉइंट ये है कि f इंटू जी, अगर मैं f और g की गुणा कर दूंगा तो भी जो फंक्शन बनेगा वो भी x इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा। ये बात दिमाग में रखनी है, होता है, ठीक है ना। बशर्ते कि अलग अलग एफ एंड सी
वो सी पे कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए। अगर सी पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है दोनों, फिर नहीं ऐसा काम बनने का मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए कि सी क्या है, सी कोई भी रियल नंबर है, सी कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। अभी तो सी को सी रहने दो, क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट ये है कि अगर हम एफ अपॉन जी की बात करें, ठीक है ना, एफ अपॉन जी यानी कि भाग एक्स इज इक्वल टू सी पर कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन एक बात है जो आपको बतानी है, कॉन्टिन्यूअस होता है लेकिन इसमें एक कंडीशन हो रह जाएगी कि ये फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, और ये फंक्शन डिफाइन कब नहीं होगा, जब जी का मान 0, यानी कि जहां पर जो जी फंक्शन है, जी एक्स आपके पास में जो भी फंक्शन होगा, ठीक है ना, जी सी क्योंकि जो पॉइंट हम रखेंगे ना इसके अंदर सी, तो जी सी 0 नहीं आना चाहिए मेरे भाई। अगर जी सी 0 आ गया ना, यानी कि नीचे का फंक्शन आपको पता ना कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स बनेगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे और हमने सी रखा, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना कॉन्टिन्यूटी के अंदर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, राइट हैंड निकालनी पड़ेगी, उसके बाद में फंक्शन की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी एक्स इज इक्वल टू सी पर, तभी तो कॉन्टिन्यूअस होता है तीनों केसेस में। तो जब ये चीज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एफ अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू सी पर कितना आ जाएगा, यह जाएगा एफ सी अपॉन जी सी, और अगर जी सी 0 हो गया तो मामला ही खराब हो जाएगा, फिर तो इनफाइनाइट आ जाएगा मेरे भाई। अगर 0 हो गया इसका मतलब हम ये कंडीशन लेके चलते हैं कि जी सी नॉट इक्वल्स टू 0, जी सी नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये तो है ही है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये है बीजगणित। बीजगणित का मतलब जोड़ना घटाना गुना भाग, ठीक है, जोड़ना घटाना और गुना भाग। अब भैया एक दो एग्जाम्पलों को पढ़ना है इस, ठीक है ना, एक दो एग्जाम्पल्स को पढ़ना है, जरा फटाफट इसको आप नोट करिए, ठीक है ना, नोट करिए। और इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, अगर बाई चांस आपको कहा गया है, आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, एक क्वेश्चन दे दिया, सुनो, मान के चलो आपको एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, ऐसा टपक गया कि आपके पास में कह दिया कि x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2 बटे मोड ऑफ x माइनस 1, ठीक है ना, x इज इक्वल टू 5 पर या x इज इक्वल टू 3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, सत्यता की जांच करो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जांच करो, साथ में कंडीशन है कि जहां पर x की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकती है ना, क्योंकि 1 हो जाएगा तो मामला खराब हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ऐसा थोड़ा है कि इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का ड्रामा करोगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शनल वैल्यू निकालो, फलन का मान निकालो, तब आप देखोगे। नहीं, इजीली आप लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जो आपके पास में है। आप देखो ऊपर रखा हुआ फंक्शन को अगर हम एफ एक्स कह दें, और ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 2 है, x इज इक्वल टू 3 पे हमेशा ही सतत होता है, क्योंकि क्या है, एक नोट लिखवाया था, ये एक बहुपदीय फलन है, और 5वां नोट याद करो, मैंने 5वां नोट पिछले लेक्चर में लिखवाया कि बहुपदीय फलन हर जगह, है ना, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x के सभी मानों के लिए सतत होता है, तो सतत हो गया। फिर नीचे वाले फंक्शन को मैं gx कह दूं बेटे को, है ना, और मोड ऑफ x माइनस 1, ये भी मापांक फलन है, कैसा फलन है, मापांक, तो ये भी x इज इक्वल टू 3 पर सतत होगा। तो मेरे भाई ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इनको अगर मैं भाग कर दूंगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 2 अपॉन x माइनस का मोड, ये भी x इज इक्वल टू 3 पर सतत हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो आप लोग ऐसे डायरेक्टली करोगे फिर वहां, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल देखते हैं, फटाफट जो चीज आपको ठीक लग रही है उसको नोट कर लो, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 16 पे ध्यान दें, ये बड़ा ढंग से साफ नहीं कर रहा यार, ये वाइट कर दे रहा है पूरा मोड मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 में क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परिमेय फलन सतत होता है। उदाहरण नंबर 16, इसको नोट नंबर 6 बना करके लिखना है।
अभी प्रूफ कर लेंगे और नोट नंबर 6 बना करके आप लोग इसको नोट कर लेंगे। उदाहरण 16 है। भाई साहब कह रहे हैं कि सिद्ध करो कि प्रत्येक परिमेय फलन, ये परिमेय फलन क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। परिमेय फलन क्या होता है अभी बताएंगे। परिमेय फलन, ठीक है ना, परिमेय फलन अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल फंक्शन सतत होता है, यानी कि संतत का मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब मेरी भाई बात सुनो। सबसे पहले ये बात देखो कि परिमेय फलन होता क्या है। ये फंक्शन आपने ना पढ़ा था 11th क्लास में, जब मैंने फलनों के प्रकार पढ़ाए थे, और वहां पर मैंने बहुत अच्छे से इसके बारे में बात बताई थी। चलिए नहीं पढ़ा तो आ जाओ। कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का, कि ऊपर px हो नीचे qx हो, ठीक है ना, जिसमें दो फंक्शन हो ऊपर नीचे, और हमारे पास में कंडीशन ये है कि qx जो है किसी भी पॉइंट पे जीरो नहीं होना चाहिए, है ना आपके पास में। इस तरीके के फंक्शन को, इसको मैं नाम कह देता हूं, ये fx एक फंक्शन है जो px अपॉन qx है। जहां पर ध्यान रखना है, जहां पर px तथा qx बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। कैसे फलन है बेटे? बहुपदीय फलन है। बिल्कुल ठीक है, px भी बहुपदीय फलन है, qx भी आपके पास में बहुपदीय फलन है। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखनी है तथा एक बात ध्यान रखनी है कि qx जीरो नहीं होना चाहिए। qx जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय फलन, परिमेय संख्या की परिभाषा भी तो ऐसी होती है ना। तो परिमेय फलन ये होता है। अब मेरे को इसको शो करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन जब शो करेंगे, इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया गया है। ध्यान दें, हम जब किसी फलन को कॉन्टिन्यूअस दिखाते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं बेटे, उसको ध्यान से सुनना। कोई फलन सतत कब होता है? यदि कोई फलन अपने प्रांत यानी कि डोमेन, अपने प्रांत यानी कि डोमेन के सभी बिंदुओं पर संतत हो तो फलन संतत फलन यानी कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना, संतत फलन कहलाता है। ये बात मैंने बता दी थी पिछले लेक्चर में ही, कहलाता है। मतलब इसके अंदर मैंने ऐसा क्यों लिखवाया, ये तो बात, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये नहीं कहा गया कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, किसी एक x = 1 2 3 4 5 के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि ये आपको सतत दिखाना है। ठीक है ना, इसने तो कहते बस बताओ सतत है। कोई बात नहीं भाई, अभी सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। px क्या है? px एक बहुपदीय फलन है। ठीक है ना, बहुपदीय नहीं, बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन है। अतः, या फिर हम ऐसे, बहुपदीय फलन है। दोनों एक साथ लिख लें, px कोमा qx बहुपदीय फलन है। दोनों बहुपदीय फलन है। हम जानते हैं क्या जानते हैं? नोट नंबर 5 जानते हैं हम लोग। कौन सा जानते हैं? नोट नंबर 5 पिछले लेक्चर में लिखवाया था कि प्रत्येक बहुपदीय फलन सतत होता है, एवरीवेयर। हम जानते हैं प्रत्येक बहुपदीय फलन प्रत्येक बहुपदीय फलन
अपने डोमेन में, अपने प्रांत में कॉन्टिन्यूअस या फिर सतत, है ना, कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत भी कह सकते हैं, होता है, होता है। तो मतलब क्या हो गया, अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, हमने बात बताई थी कि अगर एक फंक्शन f, एक फंक्शन g, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनका जो भाग है वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है ना, होता है। तब सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस, है ना, कॉन्टिन्यूअस, सतत लिख लो या फिर कॉन्टिन्यूअस फलनों के बीज गणित के अनुसार, बीज गणित के अनुसार पी एक्स बटे क्यू एक्स भी सतत यानी कि कॉन्टिन्यूअस होगा जहां क्यू एक्स 0 के बराबर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? क्या उन नोट के बाद, देखो नोट से इस्तेमाल हुआ, जो नोट हमने लिखे थे उन्हीं से बात बन गई है। तो इसका मतलब हमारे पास में, इसका मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू जो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स जो फंक्शन है, परिमेय फंक्शन है, परिमेय फलन, ठीक है ना, सतत फलन होते हैं, सतत फलन होते हैं। तो हैंस प्रूव्ड, यही हमें काम करना था इस थ्योरम की, इस क्वेश्चन के अंदर। और एज ए नोट चाहो तो आप लोग एक काम कर लें मेरे बेटे, कि सुन लो, इसको आप नोट नंबर 6 करके लिख लेंगे अपनी कॉपी में। जो रिजल्ट बना है ये वाला नोट नंबर 6, क्योंकि ये भी फंक्शन के बारे में नोट है कि सतत जो परिमेय फंक्शन होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो क्या होते हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब चलिए, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी पे बात कर लेते हैं। इसको जरा नोट करो, अब थोड़ी सी बातें अलग करनी है। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उनकी कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। किनकी बात करेंगे? त्रिकोणमितीय फलन की कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता? तो भाई फिर 9th में एडमिशन लेने की जरूरत है, दोबारा से वापस बैक गियर लगा के। तो हम लोग पढ़ेंगे अब त्रिकोणमितीय फलनों की सातत्य, जो लिखा है यार, कुछ ही लिख लो यार, कुछ ही लिख लो, इनके कॉन्टिन्यूटी। आप लोग ग्राफ के बारे में बात करो, अगर ग्राफ से देखो तो आपको बहुत सारे जो ग्राफ अगर आप देखोगे, हमने ग्राफ बताए हैं आपको, साइन एक्स का देखो, कोस एक्स का देखो, टेन एक्स का देखो, तो सब लोग अपने अपने डोमेन के अंदर, अपने अपने प्रांत के अंदर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रूफ करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर जो 17 है, उदाहरण नंबर 17 के अंदर हमें कह रहा है साइन एक्स की, है ना, किसकी? साइन की, साइन, ठीक है ना, जो फंक्शन होता है साइन फलन के, इस साइन फलन के कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, कॉन्टिन्यूटी को चेक करो, है ना, कॉन्टिन्यूटी की जांच करो, या हिंदी में कहेंगे। तो सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? मैंने बताया है, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है? जब वो अपने डोमेन में सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, अगर हम बात करें साइन जो फंक्शन होता है बेसिकली उसका डोमेन रियल नंबर होता है, और वो रियल नंबर से कहाँ -1 से 1 के अंदर इसकी ये रेंज होती है, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये देखना होगा, क्या ये साइन
सभी रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस है क्या? क्या साइन सभी रियल नंबर्स पे कॉन्टिन्यूअस है क्या? इसको देखने के लिए क्या करेंगे, कोई एक रियल नंबर पकड़ लेंगे। हम क्या कर लेते हैं कि माना हम एक सी पॉइंट ले लेते हैं, सी ले लो या ए ले लो, ए ले लो, ए ले लेते हैं जो कि एक रियल नंबर है, ठीक है ना। तब हम लोग क्या करेंगे, 4 है ना, ऐसे लिख लो 4 या फिर किसी ऐसे लो किसी ए बिलोंग्स टू आर, यानी किसी एक वास्तविक संख्या के लिए x इज इक्वल टू ए पर हम लोग चेक करेंगे, x इज इक्वल टू ए पर हम लोग चेक करेंगे। तो इस फंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या होगा हमारे पास में, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि साइन फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट होती है कि लिमिट ऐसे तो निकालते हैं, x टेंडिंग टू a पे चेक कर रहे हैं तो a नेगेटिव एफ एक्स, इसका मतलब कि लिमिट h टेंडिंग टू 0। इससे ये कैसे बन रहा है हमने पहले लेक्चर में बता दिया था, अब यहां पे मैं डिटेल नहीं दूंगा आपको। यहां पे आ जाएगा a माइनस एच, एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे मेरे बेटे ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, देखो, ठीक है ना। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आ जाएगी, a माइनस एच का मतलब है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ a माइनस एच। भाई एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास में साइन एक्स है ना, इसको मैं चेक करना। एफ के पेट में कबूतर आया, एफ के पेट में मान के चलो स्टार आया, तो साइन के पेट में तो स्टार आएगा। एफ के पेट में a माइनस एच आया, तो साइन के पेट में भी a माइनस एच आएगा। तो मैंने यही लिखा है, ओके। अब यहां पर आप एक चीज करो, एक बात सुनो, यहां पर आप 0 करो तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट साइन ए मिल जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली रिजल्ट साइन ए मिल जाएगा, मिलेगा ना, मिलेगा। आप 0 करो ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना, जो मैं करना चाह रहा हूं, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं, ठीक है ना, आपके पास में। तो वैसे तो एक काम और भी हो सकता था, क्योंकि आप अगर ध्यान दो कि हम अगर x इज इक्वल टू ए के लिए बात कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू ए के लेफ्ट में भी फंक्शन की डेफिनेशन साइन एक्स ही है, कोई बदल थोड़ा ही रही है, और इसकी राइट साइड में भी फंक्शन की डेफिनेशन साइन एक्स ही है। तो हम लोग क्यों फिर इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते हैं। इस वाले केस में, जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर हमने बताया था, पिछले इंट्रोडक्शन में, पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ही हमने ये कहा था कि अगर जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ डेफिनेशन सेम हो तो आप डायरेक्ट लिमिट निकालो, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स निकालो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम काहे इतना परेशान हैं लेफ्ट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में क्यों परेशान हैं, हम लोग सीधा सीधा लिमिट निकालते हैं x टेंडिंग टू a एफ एक्स, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a साइन x, और विच इज इक्वल टू साइन ए, दुनिया की कोई ताकत नहीं मना कर दे। अब ये तो लिमिट आ गई है ना, तो लिमिट आने के बाद में कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें फंक्शन की वैल्यू भी चाहिए, ये बराबर होना चाहिए एफ एक्स इज इक्वल टू ए पर वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए, है ना। तो मेरे भाई हम निकालते हैं फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि हम निकालते हैं एफ ए, इसका मतलब हम निकालते हैं इसमें ए भर दो आप, तो आ जाएगा साइन ए। आप इजीली देख पा रहे हैं कि लिमिट जो है फंक्शन की x टेंडिंग टू a पर एफ एक्स, जो साइन x की जो लिमिट है ना, या डायरेक्ट एफ एक्स जो है हमारे पास वो एफ ए के बराबर है, दोनों ही साइन है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः साइन एक जो फंक्शन होता है, साइन जो फंक्शन है एक सतत फलन है, कोई भी रियल नंबर ले लो आप, सतत फलन है, कोई भी एक ही जगह आप इस वास्तविक संख्या जो की जो लाइन होती है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है, आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले लोगे तो आप लोग क्या देखेंगे,
कि साइन का ग्राफ अगर यहाँ 0 है तो साइन का ग्राफ ऐसे मिलता चला जाएगा, कहीं भी टूटता नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप इजीली समझ पा रहे, साइन 0 0 होता है ना, तो नहीं ये मैंने कोस का ग्राफ बना दिया। आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। ये मैंने कोस का ग्राफ बना दिया आपके सामने। ये मैंने कोस का ग्राफ, साइन 0 0 होता है तो इस तरीके से है ना, ऐसे इधर से भी इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा और ये कॉन्टिन्यूअस होता है। इसको बनाने में कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। तो ये ध्यान रहे, साइन एक्स हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। सिमिलरली हम लोग अगर हम दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात करें, इसके जैसे ही अगर हम बात करें कॉस एक्स, कोसाइन की, कोसाइन है ना, कोस हमारे पास में दिया है इसमें कोस के बारे में भी। हाँ, जो कोसाइन है, कोसाइन मतलब जो कोस है, कोसाइन मतलब कोस, कोसाइन जो है, कोसाइन हमारे पास में ये भी क्या है, कोसाइन फलन जो होता है, फलन जो होता है कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस है ना, कॉन्टिन्यूअस है ना, होता है। अब इसको चेक कैसे करें, इसको कैसे चेक करें, चाहो तो आप इसको इसका एक्स्ट्रा पार्टी मान के चलो है ना। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग, सिमिलर मैनर से आपको पता है कॉस जो होता है एक फंक्शन होता है जो रियल नंबर से आपके पास -1 और 1 के बीच में होता है। तो मतलब हमें चेक करना है कि इसके डोमेन में कोई पॉइंट अगर हम लेके चलेंगे तो सेम वे में आप लोग लिखेंगे, सेम वे, केवल साइन की जगह कॉस बनाना है। और इन द लास्ट आप यहां लिख देंगे कि कोसाइन जो होता है एक सतत फलन होता है, एक सतत फलन होता है। मेरे भाई इतना काम तो कर लोगे ना, ये लिखना है आपको पूरा कॉपी में। तो साइन दिखा दिया हमने, कॉस दिखा दिया हमने। बात करते हैं टेन की, बात किसकी करते हैं, टेन की। तो मतलब क्या हुआ, इसको जरा रफ कर रहा हूं मैं है ना। मतलब ये हुआ, मतलब ये हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, देखो मतलब क्या हुआ। हमने कहा नंबर 1 हमने बात कर ली कि जो साइन एक्स, ठीक है ना, साइन एक्स जो होता है या साइन जो है एक सतत फलन होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूअस फलन होता है, फलन होता है। मेरे पास समझ में आ रही बात, समझ में आ रही है, ओके। दूसरी बात अभी जो लिखी है कि जो cos x होता है, कोसाइन लिख लो, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, जो मैं बताना चाह रहा हूं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का मतलब है कि ये लोग अपने अपने डोमेन में, ये लोग अपने अपने डोमेन के सभी पॉइंट्स पर, अपने अपने डोमेन के सभी पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस होंगे, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहा गया है। अब हम चेक करते हैं, जो कि आपका एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 18वां है, उदाहरण नंबर 18 की अगर हम लोग बात करें तो आप क्या देखेंगे, हमें कहा गया है सिद्ध करो कि f(x) एक फंक्शन दिया गया है एंड विच इज इक्वल टू 10x, ठीक है ना। 10x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसको हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिखाना है, बिल्कुल ठीक बात है। तो अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसको हमें कॉन्टिन्यूअस दिखाना है ना, सिद्ध करना कि कॉन्टिन्यूअस है। देखो कॉन्टिन्यूअस दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, कैसे दिखाएंगे इसको कॉन्टिन्यूअस। f(x) को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10x को हम ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, sin x बटे cos x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, cos x sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर एक कंडीशन आ जाएगी, आप ध्यान से सुनना, कि x की वैल्यू कभी भी 2n+1 बटे 2 है ना, 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होगी। ये बात ध्यान रखनी है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्यों बोल दिया गया है, ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि जो हमारा cos x होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है अगर, अगर ये हम पढ़ के आ रहे हैं ITF में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा चैप्टर क्लास 12, कि अगर x की वैल्यू, तीसरा चैप्टर क्लास 11 उसमें भी पढ़ा था, कि अगर x की वैल्यू 2n+1
π/2 होती है जहां पर n कोई भी पूर्णांक हो जाए, यहां भी लिख लो, जहां पर n कोई भी पूर्णांक हो जाए, ठीक है ना, तो cos x 0 हो जाएगा। कैसे? जैसे मान के चलो n की वैल्यू आप कोई पूर्णांक 1 रखो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा जब n की वैल्यू 1 रखेंगे? 2 एकम 2, या 0 रखो पहले, n इक्वल टू 0 रख लो, तो जब 0 के खत्म हो गए तो केवल π/2 आ जाएगा। और अब साइन देखो, cos π/2 का मान देखो कितना होता है, cos 90, टेबल में जाओ, 0 मिलेगा। आप 1 रखोगे तो आपको मिलेगा 3π/2, 270। इस पे भी cos 3π/2 की वैल्यू देख लेना, चेक करके निकाल के देख लेना चाहे तो 0 होगी। cos 5π/2 की वैल्यू भी 0 होगी। तो इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट को, हम लगा एक मानक रिजल्ट, सॉरी एक जनरल, एक व्यापक रिजल्ट रख लिया कि इस केस में sin x अपॉन cos x एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। फिर tan x बेचारा जीते जी मर जाएगा नीचे, अगर इसके बोम रखा जाएगा तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान से सुनो, अभी मैंने ना, अभी आपको जब बीजगणित पढ़ाया था, सतत फलनों का बीजगणित, मैंने कहा था कि दो फलन अगर सतत फलन है तो उनको अगर भाग कर दें तो वो भी सतत होंगे। इसका मतलब क्या है? देखो, चूंकि sin x तथा cos x संतत फलन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टी छोड़ो ना, बार बार लिख रहे हैं, सतत फलन है, इतना लिख लो ना, खाली फलन है, ठीक है ना। इसीलिए सतत फलनों के बीजगणित के अनुसार fx इज इक्वल टू sin x बटे cos x भी सतत फलन सतत फलन होता है। कुछ कहना पड़ा गया, हमने यूज कर ली प्रॉपर्टी कि अगर f और g दो फंक्शन सतत फलन है तो उनके भाग करने से हमें सतत फलन मिलता है। बीजगणित हमने यूज कर लिया है ना, जो अभी थोड़ी देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में जो टॉपिक डिस्कस किया था, तो ये आपको क्लियर हो गया। तो हम ये लिख देंगे फिर, अतः जो tan x होता है, fx इज इक्वल टू tan x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फलन होता है। तो मेरे भाई इसको भी यहां ले आओ इस लिस्ट में कि tan x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, बशर्ते x इज नॉट इक्वल्स टू 2n + 1 π/2 where n is no belongs to integer, ठीक है। ये कंडीशन साथ में चलती है इसकी, ठीक है, ओके। अब इसी के तरीके से हम लोग बाकी फंक्शंस पे भी विचार कर सकते हैं। दिस इज 18 था। इसके साथ में अगर बाय चांस हम कोट की बात करें, कोट x की बात करें, fx इज इक्वल टू, हमें फंक्शन दे दिया कोट x, और कोट x को लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से cos x बटे sin x, ठीक है ना। और इसमें शर्त आ जाएगी कि x की वैल्यू n π नहीं होनी चाहिए, जहां n बिलोंग्स टू कोई भी पूर्णांक हो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हमारा sin x 0 हो जाता है। अगर x की वैल्यू π हो, 2π हो, 3π हो तो 0 हो जाता है, इसलिए हम इसको लेके चलते हैं। अब देखो, ऐसे ही लैंग्वेज बना के खुद से लिखेंगे, सेम लैंग्वेज बना के खुद से लिखेंगे इसके बारे में। इसको आप उदाहरण कर लो, उदाहरण ही मान लो, जो भी होगा, आई डोंट नो, आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से बना सकते हो। अब आप सुनो, देखो, cos x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अकॉर्डिंग टू सेकंड नंबर, sin x भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नंबर। तो उनका जो भाग है, ठीक है ना, सतत फलनों के बीजगणित के अनुसार इनकी जो भाग है वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं नंबर 4 कि cot x भी एक
कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फलन है होता है। तो मेरे भाई बात समझ में आ रही है। अब बचता है हमारे पास में एक बेचारा, नेक्स्ट वाला उदाहरण हम करके लिख लेते हैं। इसको जरा नोट करो फटाफट। अब उसको मैं ढंग से कराऊंगा, दूसरे वाले को, वो अलग है। हम लोग अगर बात करें cos x की, किसकी बात करें? cos x की। सॉरी cos x तो कर लिया ना, sec और cosec बचे हैं, है ना, sec और cosec बचे हैं। sec x की बात कर लेते हैं, उदाहरण है ये भी, है ना। fx इज इक्वल टू sec x की कॉन्टिन्यूटी यानी कि सत्यता की बात करते हैं। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि fx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, जहां पर x कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि cos बटे में आ गया। cos 0 कहां होता है? 2n+1 पाई बाय 2 पे 0 होता है, जहां n कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है ना आपके पास में, ये बात ध्यान रखें। तो आप सुनो, 1 क्या है? 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। अगर हम ऊपर देखें, अगर मान लो कि माना हमने कह दिया कि px एक फंक्शन बन गया 1 एंड gx एक फंक्शन बन गया हमारे पास में cos x, तो fx क्या है? fx किसके इक्वल आ जाएगा? px अपॉन gx। अब मेरे भाई सुनो मेरी बात, px इज इक्वल टू 1, px इज इक्वल टू 1 एक अचर फलन है, चेक कर लो, अचर फलन है। वो fx इज इक्वल टू k होता था, यहाँ k की वैल्यू 1 ले ली ना, है ना। तो इसमें हमने नोट लिखवाया था आपको, नोट 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 लिखवाया था मेरे बेटा। और वो नोट कौन सा था मेरे भाई? अरे कहाँ चला गया यार, बहुत दूर चला गया। हाँ, नोट नंबर 1, 2 एंड 3, दिस वाज नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 कितना था बेटे? नोट नंबर 3। तो नोट नंबर 3 था, नोट नंबर 3 अचर फलन, एक अचर फलन है। और हमें पता है अचर फलन ठीक है ना, एक सतत फलन होता है, सतत फलन होता है, ये तो बात पता है ना। ओके, अब सुनो, gx इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? cos x है। gx इज इक्वल टू क्या है? cos x है। और cos x को हमने कहा है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, तो लिख देंगे cos x एक संतत फलन होता है, ठीक है। तो fx जो है हमारे पास में px अपॉन gx, इसका मतलब है 1 अपॉन cos x एक सतत फलन होगा। क्यों होगा? बताओ मुझे, क्यों होगा? क्यों होगा? सतत फलनों के बीजगणित के अनुसार, सतत फलनों के बीजगणित के अनुसार, बीजगणित के अनुसार मेरे भाई सुनो, ऊपर भी एक सतत फलन, नीचे भी सतत फलन, तो उनकी भाग भी तो सतत होगी। तो यही मैंने आपको लिखवाया, इसको अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, अच्छे से। इतना नोट कर लोगे तो एक और बचता है, और बचता है बेचारा, अच्छा इसको यहां तो ऐड कर दो, इस sec x की एंट्री यहां तो कर दो नंबर 5 पे, कि sec x भी एक, भी क्यों लगा रहे हैं? sec cot x एक कॉन्टिन्यूअस फलन है, होता है। और मेरे भाई देखो, ये तो हम जनरली बात कर रहे हैं बड़े शॉर्टकट छोटे तरीके से। अगर आप कहीं पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, इनके ग्राफ पे भी जाओगे, इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ होता है, इसका ग्राफ कैसा होता है? कैसा होता है? ऐसा होता है ना। इसका ग्राफ कैसा होता है? कुछ ऐसा होता है, इस तरीके से। आप इनके ग्राफ को देखोगे ना, तो वो भी आपको कॉन्टिन्यूअस नजर आएंगे। एक बार देख लेना बैठ के, इनके ग्राफ को बहुत जी भर के देखना,
कि कॉन्टिन्यूस मतलब इन्हें बनाते समय पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा ना, कहीं टूट तो नहीं रहा ना, है ना। तो देखो सुनो सुनो सुनो, एक चीज छूट गई, इसमें भी ध्यान रखें, एक्स कभी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, 2n, ठीक है ना, आपके किसके, n पाई के, n पाई के। कोट वाले केस में ये तो था n पाई, जहां n बिलोंग्स टू कोई भी पूर्णांक होता है, ये बात जरूर लिख लेना। सेक एक्स में एक सतत फलन होता है, लेकिन x नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए 2n+1 पाई बाय 2 के, जहां पर n कोई पूर्णांक होता है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये चीजें साथ में याद रखें भाई। सिमिलर मैनर से फिर आपका एक बचा है, वो है कोसेक। कौन सा है, कोसेक। और कोसेक को भी आप लोग अगर ध्यान दोगे, कोसेक को आप ध्यान दो, मान के लो एफ एक्स इज इक्वल टू, ये तो नोट करोगे ही कि एफ एक्स इज इक्वल टू हमारा अगर कोस एक्स है, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स, इसको 1/sin x लिख सकते हैं। और याद रहे साइन की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए जहां पे साइन 0 होता है, यानी कि n पाई, जहां n कोई भी पूर्णांक हो। तो अब इसको भी सेम तरीके से लिखना है, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज लिखना है। और आप लोग यहां पर भी फिर छठे नंबर पे ऐड कर लोगे, 6 नंबर के कॉसेक एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, एक कॉन्टिन्यूअस फलन होता है, लेकिन x की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए n पाई, वेयर n कोई भी एक पूर्णांक होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 6 के 6 नोट बने, ये 6 नोट ना लिखो, आप सीधा लिखो नोट नंबर 6। अब आएगा नोट नंबर 6 हमारा, जब तक 5 लिखवा चुका होना, पहले 5 लिखवाए 6 लिखवाए, अगर 6 लिखवाए तो ये 7वां है, तो अपने हिसाब से देख लेना। नोट नंबर हमारे पास में 6 क्या होगा कि प्रत्येक, नोट नंबर 6, मैं इसको रफ कर रहा हूं, नोट नंबर 6 लिखवाते हैं, ठीक है ना। नोट नंबर 6 लिखवाते हैं, ठीक है। नोट नंबर 6 ये है, नोट नंबर 6 ये है, क्या है नोट नंबर 6 कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन सतत होते हैं, है ना। यानी ऐसा लिखें तो बढ़िया है, फलन अपने डोमेन में, अपने प्रांत में, प्रांत का मतलब अपने डोमेन, अपने एरिया में, सब अपने एरिया में सतत होते हैं, डोमेन में कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत होते हैं, संतत होते हैं। बात समझ में आई। दिस इज द नोट नंबर 6। तो मैं भी इसको कहीं नोट कर लेता हूं। क्या मेरे पास यहाँ कोई पेन है, पेंसिल है? तो नोट नंबर 6 क्या आ जाएगा आपका, नोट नंबर 6 आ जाएगा, ऊपर लिख लेते हैं किताब में, याद रहेगा मुझे भी कि 6 नंबर पे लिखवाया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होते हैं। मतलब मुझे नोट का नंबर याद रहेगा, वैसे तो मुझे बात याद ही है, लेकिन नोट का नंबर याद रहेगा, जब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा तो हाँ मुझे पता चल जाएगा, अरे नोट नंबर 6 की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं, इसको जरा नोट करो। अब एक टॉपिक और बचता है, उसके बाद आप बिल्कुल तैयार रहोगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप करोगे बैठकर आराम से, ठीक है ना। अब कंपोजिट फंक्शंस की बात कर लेते हैं, फलनों के समायोजन। देखो अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन हमारे पास में जी एक्स है, तो इनका समायोजन क्या होता है, एफ ओ जी एक्स, है ना, जिसको हम कहते थे एफ ऑफ जी एक्स, ऐसे तो कहते थे, या फिर गोफ कहते थे, जी ओ एफ एक्स, जिसको हम जी ऑफ एफ एक्स कहते थे, ठीक है ना। आपने चैप्टर नंबर 1 में कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है ना, फलनों का समायोजन पढ़ा है ना, फलनों का संयोजन यानी कि कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन हम पढ़ के आए हैं, कंपोजिशंस ऑफ फंक्शन हम पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, ठीक है।
तो अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, ठीक है। ज्यादा मैं इसको गहराई से नहीं पढ़ाने के मूड में हूं, सीधी सी बात करूंगा, बड़े अच्छे से बात करूंगा कि अगर एफ एक्स, ध्यान से सुना, एफ एक्स, एफ कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एफ कोई फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत है, ठीक है। और सतत तो तभी होगा यदि एफ ए परिभाषित हो, एफ ए परिभाषित हो, ठीक है ना, आपके पास में एफ ए परिभाषित हो, ठीक है ना। सतत तो जब भी होगा परिभाषित है। या छोड़ो इस लाइन को, कोई जरूरत नहीं लिखने की, जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी बात रखो कि अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है ना, एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत है, और जी एक्स कोई फंक्शन है, वो भी एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत है, ठीक है ना। तो बेटे ध्यान रखना कि एफ ओ जी जो आएगा, यानी कि इनका संयोजन एफ ओ जी एक्स जो फंक्शन आएगा, वो भी एक्स इज इक्वल टू ए पर सतत होगा, होता है। इसको आप चाहो तो नोट नंबर 7 बना के कर लो, नोट नंबर 7, दिस इज नोट नंबर 7, हम लोग लिख सकते हैं नोट नंबर 7, नोट नंबर 7 ये आपका हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, आप इस बात को, जैसे हमने अभी दो फंक्शन लेके चले थे एफ और जी, और हमने कहा था कि एफ प्लस जी को देखो तो भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, एफ माइनस जी देखोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ गुणे जी देखोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एफ अपॉन जी देखोगे तो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरीके से याद रखो कि एफ ओ जी देखोगे तो वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है जी। बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, बस एक दो एग्जांपल्स करने हैं, इसको याद रखो नोट नंबर 7 के रूप में, ठीक है। अब देखो, चाहूं तो मैं इस चीज को ना पूरा खूब वो कंपोजिशन वाला डायग्राम वाइग्राम बना करके बता सकता हूँ, लेकिन भाई मैं चाह नहीं रहा हूँ आप लोगों को इतनी गहराई में ले जाना, क्योंकि बड़ा जब सीधे उंगली से घी निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करने की जरूरत नहीं है। उंगली टेढ़ी तुम खुद कर लोगे जब बड़े हो जाओगे, जब किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि फलनों का संयोजन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, वो कब ये होता है, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो इस तरीके की चीजें आप खुद पे खुद ही डिस्कस कर लोगे जब आप थोड़े से इस क्लास से निकलोगे, तो है ना। तो इसलिए हम लोग सिर्फ उतना पढ़ रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अंडर द बोर्ड एग्जाम, जितनी हम लिमिट में पढ़ सकते हैं उतना पढ़ रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया गया है इसके अंदर, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 19, और उसमें कहा गया एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, बड़ा दमदार फंक्शन है, जो कि कहा गया है कि साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप कहोगे सर जी इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करना है ना, इसको प्रूव करना, ये एक क्या है, इसको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फलन है, ये हमें प्रूव करना है। वी वांट टू प्रूव इट कि ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, इसको प्रूव करना है। आप कहोगे गुरुजी आप अभी बता के आए हो सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी त्रिकोणमितीय फलन है वो सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं एक मिनट लाइन में। नहीं भाई, गड़बड़ हो जाएगा, बीच में एक्स स्क्वायर है, ये दिस इज नॉट साइन एक्स मेरे भाई, ये एक्स स्क्वायर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही। आप अगर कुछ दिमाग में नहीं आ रहा उतनी बात लिख करके आ सकते हो, लेकिन बेहतर है कि और अच्छे से देख पाओ, ठीक है। तो इसको मैं ना एक काम करता हूँ, इस फंक्शन को मैं इस तरीके से करता हूँ कि एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ एच एक्स, ठीक है ना, एक दूसरा फंक्शन डिफाइन करता हूँ एच एक्स, और जिसको मैं कहता हूँ एक्स स्क्वायर है, और एक फंक्शन और डिफाइन करता हूँ, एफ तो यूज कर ले जी एक्स, और जिसको मैं कहता हूँ साइन एक्स है। अच्छा एक बात सुनो मेरी, आप मेरी बात सुनो, अगर मैं यहां पर जी ओ एच एक्स निकालूं तो क्या निकलेगा, जी ओ एच एक्स निकालूं तो क्या निकलेगा, इसका मतलब है जी ऑफ एच एक्स, ऐसे तो निकालते थे। एच एक्स का मान कितना है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर। अब जी की परिभाषा क्या है कि जो जी के पेट में आता है उसका स्क्वायर कर देता है, साइन एक्स स्क्वायर। तो मतलब है कि जी ओ एच जो है, एच एक्स जो है, बेसिकली वो एफ एक्स है, देखो एफ एक्स है,
अब मेरे भाई सुनो, एच एक्स जो है एक्स स्क्वायर है, जो कि एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, ठीक है ना। और बहुपदीय फलन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होता है, आपको बताया गया है बहुपदीय फलन, ठीक है ना। आपको पता है कि बहुपदीय फलन जो होता है एच एक्स क्या है, एक बहुपदीय फलन है ना। आप ध्यान से देखोगे अपने अपने डोमेन में ये भी कॉन्टिन्यूअस है, बहुपदीय फलन है ना, एक बहुपदीय फलन है। और इस लाइन को कहां लिखूं मैं, ऐसे लिखे, एक संतत फलन है, संतत फलन है, मतलब मैंने इसको कह दिया संतत फलन है, कारण यहां लिखेंगे चूंकि एच एक्स एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है इसलिए संतत है ना, बहुपदीय फलन है। क्योंकि बहुपदीय फलन नोट नंबर 4, आई थिंक अगर मैं सही आपको बता पा रहा हूं तो नोट नंबर 4 कहां गया, नहीं नोट नंबर 4 नहीं मेरे बेटे, नोट नंबर 5 ये बात बताता है कि बहुपदीय फलन सतत फलन होते हैं। फिर इसकी बात करो, एक सतत फलन है, अभी अभी नोट नंबर 7 पढ़ा है हमने, नोट नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे एक संतत फलन है। तो फिर क्या होगा, एच ओ जी ओ एच जो निकलेगा, जी ओ एच है ना, जी ओ एच जो निकलेगा, जी ओ एच एक्स एक संतत फलन हो जाएगा, एक संतत फलन है। मतलब ये तो एफ एक्स है, इसका मतलब एफ एक्स एक संतत फलन है, यानी कि कॉन्टिन्यूअस फलन है। तो ये तो कह रहा है मेरे भाई, वो वही तो कह रहा है, और क्या कह रहा है, इसको जरा इतना ही लिखना है और आप लोग इतना लिख करके पूरी बात उसको कह दोगे। अब चलिए इंट्रोडक्शन का लास्ट एग्जाम्पल बचा है, और कुछ नहीं बचा है। लास्ट एग्जाम्पल है 20, जरा इसको नोट कर लो, फिर आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में अपने हाथ आजमाइश करना, ठीक है ना, आपके पास में। तो नंबर 20 उसमें फंक्शन दिया गया है एफ एक्स, और फंक्शन कुछ इस तरीके से मोड है, मोड ऑफ 1 माइनस एक्स है ना, 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स का मोड, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो, एक फंक्शन डिफाइन कर लो आप जी एक्स, जिसको लिखोगे आप क्या, 1 माइनस एक्स प्लस ये, एक फंक्शन एच एक्स और डिफाइन कर लो और जिसको कह दो आप मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब आप जी ओ एफ एक्स निकालो, देखो क्या निकलेगा, इसका मतलब है जी ऑफ एच एक्स, जी ओ एफ एच एक्स, एच एक्स का मान भरिए, नहीं उल्टा निकालो, बनेगा नहीं तो आप निकालो एच ओ जी एक्स, जी एक्स का मान कितना है मेरे भाई, जी एक्स का मान है 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, है ना। एच क्या कहता है, जो इसके पेट में आता है सारे का मोड लगा देगा, इसके पेट में खराब ये पूरा बड़ा आया तो ये सब का मोड लगा देगा, 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स। अब वही बात लिखनी मेरे भाई, वही बात लिखनी, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर अगर ध्यान से देखें दो फंक्शन है, जी एक्स जो है ये वाला फंक्शन तो रैखिक फलन है ना, इतना तो समझ में आ गया, ये तो समझ में आ गया। अब मैं लिखने का तरीका बताता हूं आपको, देखो ना, जी एक्स जो है बराबर है 1 माइनस एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, यानी कि जी एक्स जो है एक रैखिक फलन, क्योंकि ये तो रैखिक फलन है ना, ये वाला रैखिक फलन प्लस मापांक फलन के बराबर है, मापांक फलन। रैखिक फलन भी सतत होता है, मापांक फलन भी सतत होता है भाई, हमने नोट में लिखा है रैखिक फलन नंबर 1 पे लिखा था, मापांक फलन नंबर 3 या 4 पे कि ये सतत होता है, मापांक फलन भी सतत होता है।
तो इनका योगफल भी सतत होगा, बीजगणित ये तो कहता है ना। अतः gx भी हम जानते हैं दो सतत फलनों का योग सतत होता है। मतलब अतः ये कह देंगे हम लोग gx एक सतत फलन है। ठीक है जी। अब आप ध्यान दो, अब ध्यान दो, जो हमारा hx है, hx हमने क्या कहा, वो उसको मोड ऑफ x मान के चले हैं। देख लो आप यहां पे मोड ऑफ x क्या है, एक मापांक फलन है। ठीक है, और आपको पता है मापांक फलन भी सतत फलन होगा, तो hx एक सतत फलन है। ये नोट के अकॉर्डिंग है, जो नोट है ना, नोट लिखवाए हैं उसके हिसाब से। तो जब ये भी सतत है, ये भी सतत, तो इनका जो कंपोजिशन होगा GOHOGX एक सतत फलन होगा, एक सतत फलन होगा। ठीक है आपके पास में, और यही तो हमारा क्या है, यही तो हमारा क्या है, fx है। क्योंकि आपने जब निकाला है, ये जो आपने HOGX निकाला है, इसकी वैल्यू ये आई है, और यही तो हमारे, यही तो क्या है, ये तो हमारा fx है, तो fx ही तो है। ठीक है ना, fx एक सतत फलन है। तो मेरे भाई प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ हो गया। ओके, अब आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे से पूरा बिल्कुल मजबूत होकर के तैयार हो इन 3 इंट्रोडक्शन के बाद कि आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं आपको मिलूंगा एक्सरसाइज के अंदर ही, आप लोग पहले से पहुंचो, करो वहां पे क्वेश्चंस, मैं आपको वहीं मिलूंगा। धन्यवाद।